स्टार्ट होती है ये वाला जो चैप्टर है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है। ये चैप्टर में सबसे पहले बात होती है कि हमारी अर्थ पर वैरिड क्लाइमेट्स हैं। आप अगर इक्वेटर के पास जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर्स मिलते हैं, हाई ह्यूमिडिटी मिलती है। अगर आप वेस्टर्न मार्जिन्स पर जाते हैं, ट्रॉपिकल रीजन्स के हाई टेम्परेचर्स तो होते हैं वहां, लेकिन दोस्तों ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, वहां काफी एरिडिटी होती है, सूखा होता है, डेजर्ट्स होते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर्स घटने शुरू हो जाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के ऑफ क्लाइमेट्स हैं। इसी की तरह से ये बात वेदरिंग और इरोजन की भी करती है। ये जो चैप्टर है बात करता है कि किस तरीके से जो सॉइल की लेयर है उसकी मोटाई किस प्रकार से वैरी करती है, और इन सब रीजंस की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है यानी कि जो लाइफ है हमारी अर्थ पर वो भी काफी ज्यादा वैरिड है। और फिर आपका चैप्टर डिफाइन करता है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो बायो मींस लाइफ, डाइवर्सिटी मींस वैरायटी, यानी कि किसी भी एरिया के अंदर वैरायटी ऑफ लाइफ को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बहुत ही सरल सी सिंपल सी डेफिनेशन है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि निर्णय आईएएस का फ्री बिगिनर्स प्रोग्राम है यूपीएससी का। नाउ अगर आप इस लिंक को क्लिक करते हैं और इस फॉर्म को भरते हैं तो आप 40% स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नाउ इस 40% स्कॉलरशिप के लिए जब आप एलिजिबल हो जाएंगे तो आप जाकर एडमिशन ले सकते हैं निर्णय आईएएस के फाउंडेशन बैच में। एंड इस स्कॉलरशिप के साथ जब आप इसमें एडमिशन लेंगे, इस ऑफिसर्स बैच में एडमिशन लेंगे, तो आपको सिविल सर्वेंट्स द्वारा मिलेगी मेंटरशिप, आपको मिलेगा डेडिकेटेड मेंटरशिप सेशन फॉर एकेडमिक एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट बाय यूपीएससी मेंस क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज गाइडेंस एट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। हम कहां पर गलतियां कर रहे हैं उसको जानने के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड यूपीएससी कैंडिडेट्स की जो गाइडेंस है वो यहां पर मिल जाएगी। जीएस के सब्जेक्ट के जो एक्सपर्ट हैं ऑफ कोर्स वो तो आपको मिलने ही मिलने हैं, और मॉक टेस्ट, ई बुक, स्टडी नोट्स, आंसर इवैल्यूएशन, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट। दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर क्लियरिंग सक्सेसफुली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो चलिए दोस्तों टॉपिक पर वापस आते हैं। तो यार हमने बात करी व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। तो मैंने आपको बताया बायो मींस वैरायटी ऑफ लाइफ, एंड डाइवर्सिटी मींस वेर सॉरी मेरी गलती है, बायो मींस लाइफ एंड डाइवर्सिटी मींस वैरायटी। दैट इज ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी इज वैरायटी ऑफ लाइफ। अब ये वैरायटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर हो सकती है। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले ये जेनेटिक लेवल पर हो सकती है। देखो जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी को समझने के लिए हमें हमारे जीन्स को समझना पड़ेगा। देखिए हम सभी एक सिंगल स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, वी आर होमोसेपियंस। लेकिन यार कुछ होमोसेपियंस को आप देखें, वो यूरोपियंस हैं, उनकी स्किन का कलर एकदम वाइट है, उनके बाल एकदम ब्लॉन्ड हैं, उनकी नाक एकदम नैरो एंड लॉन्ग है। क्यों? बिकॉज दे हैव दैट जेनेटिक डिफरेंस, है ना, कुछ तो डिफरेंस है, देयर इज सम डिफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट? वही जो अफ्रीकन्स हैं दे आर डार्कर इन कलर, उनके बाल भी अलग होते हैं। तो हम लोग अर्थ पर हर जगह क्यों रह पाते हैं? क्यों? बिकॉज वी हैव जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो फॉर एग्जाम्पल व्हेन अफ्रीकन्स, जो अफ्रीकन्स थे वो यूरोप पहुंचे तो वहां पर एक्सेसिव ठंड थी, और उस ठंड में सरवाइव करने के लिए आपकी बॉडी ने इस जेनेटिक डाइवर्सिटी का इस्तेमाल किया, और वहां के लोगों की जो बॉडी है वो इसी डाइवर्सिटी की वजह से चेंज हो पाई, वहां पर अडेप्ट कर पाई। एग्जाम्पल के रूप में देख ले, वहां के लोगों की नाक लंबी क्यों होती है? इसीलिए बिकॉज वो ठंडी हवा को लेते हैं। तो लंबी नाक में क्या होता है, हवा को नाक से निकलने में ज्यादा समय लगता है, तो जो हवा है वो गर्म हो जाती है, नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है उसका। स्किन इतनी वाइट क्यों होती है? क्योंकि विटामिन डी प्रोडक्शन के लिए आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया चाहिए होता है। गेटिंग माय पॉइंट? यूरोप में, ठीक है। तो अफ्रीकन्स जो है उनकी डार्कर स्किन क्यों है? क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है, स्किन बर्न ना हो, इसीलिए दे हैव मेलानिन प्रोडक्शन इन द स्किन। प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग। तो ये दो चीजें आपको समझनी इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक लेवल पर क्या होता है। अब इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल किसका है? लेपर्ड वर्सेस चीता। देखिए चीताज में बहुत ही कम जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है,
तो आप देख सकते हो कि जो चीता है वो सिर्फ एक टाइप के क्लाइमेट में रह सकता है, दैट इज सवाना। उसको खुले मैदान चाहिए, तेज भागता है, ठीक है, चिंकारा को पकड़ता है। अब इसी वजह से एशियाटिक चीता इंडिया से खत्म हो गया। लेकिन इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने अफ्रीका से चीता को इंपोर्ट किया, ना कि ईरान से। क्यों? बिकॉज जो ईरानियन चीता थे और जो अफ्रीकन चीता थे उनमें जेनेटिकली कोई ज्यादा फर्क था ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? हेंस तो चीता जो है उसकी सर्वाइवेबिलिटी फ्यूचर में बहुत ज्यादा कम है। अगर हम ह्यूमन इंटरवीन नहीं करते तो अभी तक शायद चीता एक्सटिंक्ट हो चुका होता। आपकी एनसीईआरटी कहती है कोई भी जो स्पीशीज है, प्रजाति है, उसकी लाइफ इस अर्थ पर 1 to 3 बिलियन ईयर्स के बीच में है। गेटिंग में 1 to 3 मिलियन ईयर के बीच में है। उसके बाद वो स्पीशीज खत्म हो जाती है, उसका नाश हो जाता है। मॉडर्न ह्यूमंस आज से 2 से 3 लाख साल पहले ही बने हैं, जो अभी तक हमें वो मिल रहे हैं, ठीक है। वही लेपर्ड की जब हम बात करते हैं, लेपर्ड के अंदर बहुत ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है। लेपर्ड्स आप देखें हर एक क्लाइमेट में रह सकते हैं, चाहे वो हिमालयाज हो इंडिया में, चाहे वो रेगिस्तान हो राजस्थान के, या फिर भाई तमिलनाडु के कोस्टल प्लेन्स हो। क्यों रह पा रहे हैं? बिकॉज दे हैव दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड हेंस दे कैन अडैप्ट अकॉर्डिंग टू इट, ठीक है। तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि जेनेटिक लेवल पर किस तरीके से चीजें हैं। डॉग्स के अंदर कितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है आप देख ले। डॉग्स डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स के आपको क्यों देखने को मिलते हैं, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। इतना बड़ा भी डॉग होता है जो लायन जितना बड़ा होता है, उसकी इतना वेट शायद ना हो, बट इट इज एज हाई एज अ लायन, ग्रेट डेन्स फॉर एग्जाम्पल, बिकॉज दे हैव दैट जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड उसके हिसाब से हमने उनको ब्रीड कर लिया, अलग अलग ब्रीड्स बना ली, ठीक है। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको समझिए। नेक्स्ट आती है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज के लेवल पर, यानी कि एक रीजन के अंदर कितनी डिफरेंट स्पीशीज हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज विद इन अ स्पीशीज, यानी कि एक स्पीशीज के अंदर कितनी वैरायटीज हैं। ह्यूमंस अलग अलग तरह के हैं, लेपर्ड्स अलग अलग तरह के, चीता एक ही लगभग तरह का है। गेटिंग माय पॉइंट? वहीं स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात क्या होती है, ह्यूमंस कहां रहते हैं? फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन सवाना में रहते हैं वहां चीता के साथ, लेपर्ड के साथ, लायन भी हैं, जिराफ भी हैं, गैंडे भी हैं। गेटिंग माय पॉइंट? हिप्पोपोटामस भी हैं, घासें डिफरेंट डिफरेंट हैं, ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस और नो? तो स्पीशीज डाइवर्सिटी को आप 2 तरीके से नाप सकते हैं, ठीक है। और वो 2 तरीके क्या हैं वो आप देखें यहां पर, ये देखिए, ये है स्पीशीज रिचनेस, यानी कि एक एरिया में, एक इकोसिस्टम में कितनी स्पीशीज प्रेजेंट है, और साथ ही दोस्तों स्पीशीज इवननेस। एग्जाम्पल के रूप में, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दिल्ली है, ये अर्बन एरिया है, यहां पर आपको लोग ही लोग मिल रहे हैं। दूसरी चीजें भी हैं, दिल्ली में चिड़ियाघर भी है जहां पर 2-3 शेर होंगे, 2-3 चीते होंगे, बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं। तो यहाँ ये स्पीशीज में रिच तो है ही दिल्ली चिड़ियाघर की वजह से, और दूसरी स्पीशीज, लेकिन इवन नहीं है, ह्यूमंस बहुत ज्यादा है। तो एक रीजन में आपको स्पीशीज इवननेस और रिचनेस दोनों चाहिए होती है, तभी वो हेल्दी इकोसिस्टम कहलाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में लेट से एक जंगल है जहां पर बहुत ज्यादा हर्बीवोर्स हैं, हिरण बहुत ज्यादा है, शेर भी हैं 1-2, भेड़िए भी हैं 4-5, गीदड़ भी हैं 10-11। तो वो बहुत ज्यादा इवन नहीं है, ऑल्दो रिच तो है बिकॉज डिफरेंट स्पीशीज सारी मौजूद हैं, लेकिन अगर इन सब के बीच में एक अच्छा बैलेंस हो, ठीक है, 50-60 हिरण हो जिनके ऊपर 8-9 वुल्फ भेड़िए हो, 4-5 शेर हो, लाइक दैट, तो देयर शुड बी स्पीशीज इवननेस एज वेल एज रिचनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अबाउट दी स्पीशीज डाइवर्सिटी। कुछ बच्चों को डेफिनेशन चाहिए कि भैया डेफिनेशन क्या है बायोडाइवर्सिटी की सर, तो डेफिनेशन मैंने यहां लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिएगा, इसको आपके नोट्स में मैं दे दूंगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। अब जब तक इकोसिस्टम डिफरेंट नहीं होंगे तब तक जो जानवर हैं वो अडेप्ट अलग अलग तरीके से नहीं करेंगे। तो एक रीजन में कितने डिफरेंट इकोसिस्टम, अब इंडिया की आप बात कर लें यार, फॉर एग्जांपल लेट्स से इंडिया में कितने सारे इकोसिस्टम्स हैं, रिवराइन इकोसिस्टम है आपके पास, जंगल हैं, डेजर्ट्स हैं, माउंटेनियस इकोसिस्टम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो 3 अलग लेवल पर आप बायोडाइवर्सिटी की बात कर सकते हैं। अब दोस्तों जब बायोडाइवर्सिटी की बात होती है तो उसके कॉन्जर्वेशन की भी बात आपको करनी पड़ेगी। किसकी? किस तरीके से आप बायोडाइवर्सिटी को कॉन्जर्व कर सकते हैं, आइए एक बार इसके बारे में भी जान लेते हैं। लेट अस लुक एट इट। और कॉन्जर्वेशन के साथ साथ जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमें क्या क्या देती है। देखो बायोडाइवर्सिटी के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं।
वो सोशल सर्विसेज को सपोर्ट करती है, कल्चरल सर्विसेज को सपोर्ट करती है। हम ह्यूमंस भी उसी के बेसिस पर अडेप्टेड हैं। इसके साथ साथ दोस्तों इकोनॉमी को भी सपोर्ट करती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट इकोलॉजिकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। आइए बात करते हैं हम लोग IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1964 में बनाया गया और ये पब्लिश करती है रेड लिस्ट। रेड लिस्ट के अंदर वो स्पीशीज होती हैं जो आज के टाइम पर थ्रेटेंड स्पीशीज कहलाई जाती हैं। तो देखो ये स्पीशीज को एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया के हिसाब से क्लासिफाई करती है कि वो कितनी थ्रेटेंड है। तो ये सारे के सारे इवैल्यूएशन हैं जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर ये क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो काफी ज्यादा पुराना भी है, साथ ही साथ दोस्तों वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं बताया गया। तो मैं आपको स्पेसिफिक आइडिया बताता हूं, क्या मैं आपके लिए एनिमेशन बना के लाया हूं, देखिए यहां पर। तो देखिए ये थ्रेटेंड स्पीशीज हैं, मैं आपको बता दूं। लीस्ट कंसर्न्ड यानी कि कोई थ्रेट नहीं है इनके ऊपर, ठीक है। नियर थ्रेटेंड ये है वल्नरेबल, ये है इंडेंजर्ड, ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ये है एक्सटिंक्ट इन दी वाइल्ड और ये है एक्सटिंक्ट जा चुका है। एग्जाम्पल के रूप में आज के समय पर डोडो बर्ड एक्सटिंक्ट हो चुकी है। आ रही है बात समझ? तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड की। तो 3 क्राइटेरियाज हैं, अगर उन 3 में से एक भी क्राइटेरिया मेट हो जाता है तो आप उस स्पीशीज को क्रिटिकली इंडेंजर्ड बोल सकते हैं। मैं आपको सबके एक एग्जांपल भी दूंगा। या तो उस स्पीशीज के 50 या 50 से कम इंडिविजुअल्स बचे हुए हैं। इंडिया के अंदर मैं आपको बतला दूं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको आप हिंदी में गोदवन बर्ड भी कहते हैं, जो राजस्थान में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उस रीजन में मिलती है, जो कि हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड भी है दुनिया की, वो आज के टाइम पर कहा जा रहा है 30 से 40 इंडिविजुअल्स उसके बचे हुए हैं। तो पहला क्राइटेरिया क्या है? 50 और लेस मैच्योर इंडिविजुअल्स, और लास्ट 10 सालों में उनकी पॉपुलेशन 90% से कम हो चुकी है। यानी कि आज 2025 है, अगर 2015 में उनकी पॉपुलेशन 100 थी तो अब वो 10 से भी कम बची है। तो या तो ये क्राइटेरिया या तो ये क्राइटेरिया, और लास्ट क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि आने वाले 10 सालों में 50% चांस प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं बताऊं, गोदवन के केस में ये दोनों क्राइटेरियाज को मीट करती है, इसीलिए वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके से यहां देखें आप, आपके पास है इंडेंजर्ड कैटेगरी। इंडेंजर्ड कैटेगरी में क्या है? 250 और लेस, 250 या उससे कम नंबर ऑफ स्पीशीज बची हैं, यहां पर याद रखिएगा। उसके बाद उनकी जो पॉपुलेशन की डिक्लाइन है लास्ट 10 सालों में, वो 70% तक हो चुका है। यानी अगर 100 पॉपुलेशन 100 थी एक स्पीशीज की, अब वो 30 या उससे कम बची है। गेटिंग माय पॉइंट? और आने वाले 20 सालों में देयर इज अ 20% चांस ऑफ एक्सटिंक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो ये इंडेंजर्ड है। वल्नरेबल में क्या होता है? देखिए 10,000 या उससे कम पॉपुलेशन है उस स्पीशीज की। दूसरी चीज, लास्ट 10 सालों में 50% पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ, यानी कि 100 अगर पॉपुलेशन थी किसी स्पीशीज की, 100 वॉज दी, तो 50 या फिर उससे कम बची हो। इसके साथ देयर इज अ 10% चांस ऑफ एक्सटिंक्शन इन नेक्स्ट 100 ईयर्स, यानी कि आने वाले 100 साल में उनके एक्सटिंक्शन का चांस अबाउट 10% है। ऐसी स्पीशीज को आप वल्नरेबल स्पीशीज कह देते हैं। दोस्तों इंडेंजर्ड स्पीशीज में इंडिया के अंदर अगर आप टाइगर्स की बात कर लें तो टाइगर्स आ जाते हैं, ठीक है। वल्नरेबल स्पीशीज की बात कर लें तो इंडिया के अंदर वल्नरेबल स्पीशीज में सांभर डियर है फॉर एग्जांपल, वो इसमें आ जाता है, ठीक है। उसके बाद नियर थ्रेटेंड होती है। एंड तो इस तरीके से ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ जितना मैंने आपको बताया है। और आई थिंक इस तरीके से इसको याद करना काफी आसान हो जाता है। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड को अगर आप देखते हैं तो आप इन सबके क्राइटेरियाज देख सकते हैं। 3 तरीके से क्राइटेरियाज होते हैं। आज के टाइम पर क्या सिचुएशन है, पास्ट में क्या सिचुएशन रही है और फ्यूचर में क्या सिचुएशन हो सकती है ना। राइट नाउ जो सिचुएशन है उसमें वो डायरेक्टली क्या देखते हैं कि कितने मैच्योर इंडिविजुअल्स जीवित हैं, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में देयर इज 50 इंडिविजुअल्स, इंडेंजर्ड में देयर वाज 250 इंडिविजुअल्स और लेस, और यहां पर 10,000 इंडिविजुअल्स और लेस। पास्ट में यानी कि लास्ट 10 ईयर्स में पॉपुलेशन किस तरीके से डिक्लाइन करी है, ये सेकंड क्राइटेरिया है, ठीक है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड में इट वाज 90% पॉपुलेशन डिक्लाइन इन लास्ट 10 ईयर्स, यहां पर 70% पॉपुलेशन डिक्लाइन इन लास्ट 10 ईयर्स, और यहां पर 50% पॉपुलेशन डिक्लाइन इन लास्ट 10 ईयर्स। अब फ्यूचर में क्या होता है ये देख सकते हैं। देखिए यहां पर 10% चांस है ऑफ एक्सटिंक्शन इन कमिंग 100 ईयर्स, यहां पर 20% था, और यहां पर 50% चांस था इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स।
तो ये 3 क्राइटेरियाज हैं जिनके बारे में आपको समझना है, बहुत ही आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और IUCN की रेड लिस्ट दोस्तों यही है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद ये चैप्टर बात करता है हॉटस्पॉट्स की, कि भैया दुनिया में बतेरे सारे हॉटस्पॉट्स हैं, कौन कौन से हॉटस्पॉट हैं। देखो हॉटस्पॉट्स क्या हैं, ये ऐसे रीजन्स हैं दुनिया के जहां पर आपको हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म देखने को मिलता है। अब यहां पर जो आपकी एनसीईआरटी है वो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को यूज करता है, जैसे कि वो बात करता है एग्जॉटिक स्पीशीज की, ये क्या होती है। तो अगर एक स्पीशीज एक रीजन में रहती है लेकिन नेचुरली वो वहां की नहीं है, जैसे कि इंडिया के अंदर अफ्रीकन स्नेल एक एग्जॉटिक स्पीशीज है, या फिर वाटर हाइसिंथ, ठीक है, जिसे जल कुकुड़मुत्ती बोलते हैं, वो भी एक एग्जॉटिक स्पीशीज है। अफ्रीकन स्नेल अफ्रीका से इंडिया में आया है, और वाटर हाइसिंथ जो है दोस्तों वो साउथ अमेरिका से इंडिया के अंदर आया है। और एग्जॉटिक स्पीशीज क्या करती हैं बताइए, वो रिसोर्सेज के लिए फाइट करती हैं विद द एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक यानी कि ओरिजिनल, वहां की ओरिजिनल स्पीशीज, ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ साथ दोस्तों ये बात मैं आपको बता दूं कि एग्जॉटिक स्पीशीज को आप IAS भी बोल देते हो, वो वाला IAS नहीं जो आपको बनना है, ये वाला बनना भी मत। व्हाट गाइस, क्या कहते हैं IAS की फुल फॉर्म बताइए इस उसमें, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं, इट इज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। इसकी बात भी करता है। तो इसी एंडेमिक स्पीशीज के बेसिस पर ये हॉटस्पॉट्स की बात करता है और दुनिया के डिफरेंट 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 हॉटस्पॉट्स को दर्शाता है। तो दुनिया के कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं जिसकी ये बात करता है, देखिए बहुत सारे हॉटस्पॉट्स हैं, इन सबके नाम याद रखना आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैं सभी के सभी हॉटस्पॉट को मैप करके आपको उसके नाम दे दिए हैं। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया के अंदर कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। देखिए इंडिया के अंदर मैं आपको बतला दूं, आपको 4 हॉटस्पॉट्स देखने को मिलते हैं, 4 हॉटस्पॉट्स। सबसे पहला है वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, ये पहला हॉटस्पॉट है इंडिया में जो वेस्टर्न घाट्स में है। दूसरा जो है वो है दोस्तों हिमालयाज, तीसरा है इंडो बर्मा, और चौथा है सुंडालैंड जो कि निकोबार आइलैंड में है। सिर्फ याद रखिएगा निकोबार आइलैंड इंडोनेशिया से काफी ज्यादा पास है, और वहां पर जो स्पीशीज हैं प्लांट्स की, एनिमल्स की, वो मोस्टली जो इंडोनेशिया में मिलती हैं वही हैं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये एरियाज हैं जहां पर बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, और इस हाई बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ मेरे प्यारे मित्रों आपको क्या देखने को मिलता है, हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म। क्या, हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म भी आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। इंडिया में 3 से 4 हॉटस्पॉट है आपकी एनसीईआरटी में, इंडो बर्मा को अलग दिया हुआ है और हिमालयास को, ईस्टर्न हिमालयास को अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न हिमालयास और सुंडा लैंड याद रखिएगा। व्हाट, सुंडा लैंड, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। अब बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कन्वेंशंस हुई हैं उसके ऊपर भी एक आउटडेटेड एक सिंगल पेज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन एज अ टीचर मैं आपको जो लेटेस्ट चल रहा है इस पूरे चीज में वो आपको यहां पर समझाऊंगा, पूरी टाइमलाइन आपको देता हूं कि इंटरनेशनली क्या क्या कहानी रही है। तो आइए, और इसी के अंदर, इस टाइमलाइन के अंदर आपको मैं पूरा बताऊंगा कि इंडिया के कौन कौन से लॉज आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, इस चीज को, पूरी कहानी को आपको बतलाता हूं। देखिए, आइए, तो देखो 1992 में ये पूरी कहानी शुरू होती है जब ब्राजील के रियो में रियो समिट होता है, जिसको आप अर्थ समिट भी बोलते हैं, या फिर इसको आप यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED भी बोल देते हैं, UNCED। अब देखो जो UNCED है इसके अंदर 3 मेजर कन्वेंशंस को साइन करने की बात उठती है। यूनाइटेड नेशंस
कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तीन मेजर है, तीन। देखिए, सबसे पहले बात होती है कि भैया क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना है, जिसके लिए हमें एमिशंस को कम करना है, यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है। इसके लिए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज बनता है, जिसमें आगे क्योटो प्रोटोकॉल और उसके आगे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हो जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। इसी प्रकार से डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए सीसीडी बनता है, ठीक है, जिसमें आगे और कन्वेंशंस और मीटिंग्स होती हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट था यूनाइटेड नेशंस CBD, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। तो यार यही UNCBD को एडॉप्ट किया जाता है इस समिट में, जो कि 5 जून 1992 को हुआ था। इसी का आउटकम था व्हाट, UNCBD। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। गेटिंग माय पॉइंट। और 1993 में इसको रेटिफाई कर दिया जाता है। रेटिफिकेशन ऑफ UNCBD। आ रही है बात समझ आपको? और 1994 में UNCBD के तहत फर्स्ट मीटिंग होती है। कब? 1994 में। फर्स्ट मीटिंग को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNCBD, यानी कि COP1। ये जो मीटिंग होती है दोस्तों, ये होती है कहां पर? ये होती है बहामास में, नसाउ बहामास में। और इसके अंदर बेसिकली बात होती है कि किस तरीके से हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स को एक तरह से कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है। इसी के तहत, इन्हीं मीटिंग्स के तहत 2000 में, वर्ष 2000 में दोस्तों कार्टेजिनिया प्रोटोकॉल आती है। क्या? कार्टेजिनिया प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, जो कि कोलंबिया के अंदर एक सिटी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जिसको 2003 में रेटिफाई किया जाता है। एंटर्ड इनटू फोर्स, लिख ली सकते हैं आप। Getting a point? What guys? Cartagena Protocol enters into force 2003। बात होती है इसमें बायोसेफ्टी की, खास रूप से जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं, उनके हैंडलिंग के, ट्रांसपोर्ट को लेकर रेगुलेशंस क्रिएट की जाती हैं। ये बात एडवांस इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया अगर लेट से यूएस को जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन की सीड्स दे रहा है, तो इंडिया को सबसे पहले AIA क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट यूएस के साथ साइन करना पड़ेगा। तब इंडिया जाकर यूएस को जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन जो है वो दे पाएगा। ये बात आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर देखो, जो लिविंग है ऑर्गेनिज्म, सिर्फ उन्हीं की बात है। हम अगर कॉटन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉटन जो है वो प्रोडक्ट है, वो लिविंग नहीं है, वो मर चुका है ना। जब पेड़ में लगी थी तब वो लिविंग थी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसको समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दोस्तों 2002 में इंडिया भी बायोडाइवर्सिटी एक्ट लागू करता है। यानी कि नेशनल इसके अंदर नेशनल बायोडाइवर्सिटी NBA क्रिएट की जाती है। और स्टेट लेवल पर भी डिफरेंट
स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स क्रिएट किए जाते हैं। ये बात आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। इट इज क्वाइट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब 2010 में नगोया प्रोटोकॉल होती है। जापान में एक सिटी है नगोयो, है ना, नगोया, ना गो यो लिख दिया मैंने, या है। ये बात करती है ABS की, यानी कि एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग की, यानी कि जो बायोडाइवर्सिटी के रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को किस तरीके से सही डिवाइड किया जाए, शेयर किया जाए, जो कम्युनिटी नॉलेज है कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, जाते हैं कंट्री साइड में, गांव में, वहां पर नुस्खे देख लेते हैं और उन नुस्खों को पेटेंट करा लेते हैं। गेटिंग अ पॉइंट। तो उस चीज को रोकने के लिए दोस्तों नगोया प्रोटोकॉल जो थी वो आती है 2010 में। और इसी के साथ साथ दोस्तों 2010 से लेकर 2020 के बीच में हम एक टारगेट सेट करते हैं, इसको कहा जाता है व्हाट, HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स, जो ऑफ कोर्स मीट नहीं होते हैं। जो कि मीट नहीं होते हैं। और इसीलिए 2022 में, वैसे ये पहले होना था लेकिन बिकॉज कोविड चल रहा था दोस्तों, GBF साइन होता है, इसको आप बोलते हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। होना कुनमिंग चाइना में था लेकिन कोविड, इसलिए मॉन्ट्रियल में साइन होता है। अब इस बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर हम कोई ना कोई एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल वगैरह साइन करेंगे फ्यूचर में, इसके बारे में हमें बाद में पता चलेगा। इट वॉज इन द 15th COP ऑफ दिस। ठीक है, इसमें फोकस क्या रहेगा कि भैया आपको कॉन्जर्व कर रहे हैं 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड ओशंस बाय 2030, ये कुछ टारगेट्स थे इसमें, और वो हम एनवायरमेंट में पढ़ें डिटेल में तो बेटर रहेगा। फाइन। तो दोस्तों इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है, ये लेक्चर की सीरीज खत्म होती है। आई होप कि आपने इस पूरी बुक सीरीज को अच्छे से एंजॉय किया हो।